सैंपल क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। क्लास 10th का आईटी कोड है 402। सेक्शन बी है ये सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस। इसमें 5 क्वेश्चंस में से कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। तो सवाल है, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेसेस। एक्सप्लेन एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो पहले मैं आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस समझाता हूं। आंसर तो खैर किताब में भी है। इसको ध्यान से देखिए क्या क्या हो रहा है। यहां पर एक सेंडर है, यानी कोई ऐसा होगा जो इनिशिएट करेगा बातचीत को। उसके बाद एक मीडियम होगा जिसके तहत और जिसके जरिए ये बातचीत पहुंचेगी। कहां तक? रिसीवर तक, जो इस मैसेज को लेगा और उसके बाद मिलने के बाद ये इसे फीडबैक देगा कि भाई हाँ, मुझे ये मैसेज मिल गया। तो पूरी कहानी कैसे हो रही है? यहां पर एक सेंडर है, ये रिसीवर है। तो सेंडर मैसेज भेजेंगे एक चैनल के थ्रू। ये चैनल कोई भी हो सकता है, जैसे आमने सामने भी बात हो सकती है, हवा एक मीडियम हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, अलग अलग तरीके के मीडियम है। उसके बाद ये रिसीवर है, ये मैसेज इनको मिलेगा, यानी कि मैसेज यहां से यूं गया और इनको मिला और यहां इन्होंने फिर फीडबैक दिया। इसे हम कहते हैं रिसीवर का एक्नॉलेजमेंट कि हाँ, इसे रिस्पॉन्स भी कहते हैं कि मुझे ये मैसेज मिल गया है। तो इनमें से आपको कोई 2 का उत्तर देना है। मेंशन एनी 2 मिसकंसेप्शंस अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें मिसकंसेप्शंस क्या है? मिसकंसेप्शंस कहें या मिथ कहें, या आपको गलत जानकारी हो, किसी ने गलत दिमाग में भर दिया हो, उसे हम मिसकंसेप्शन कहते हैं। या आप कुछ अपने आप ही सोच बना ली हो आपने, तो बहुत सारे आपके मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं जिसे हम मिथ कहते हैं। देखिए, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, पहली चीज में आती है कि भाई कोई भी जो आइडिया है, बिजनेस आइडिया, वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर कोई यूनिक आइडिया नहीं है, यूनिक आइडिया अगर नहीं भी है, तो भी अगर आप कोई भी आइडिया को नई तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो भी वो सही है। तब भी आपका एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर आप कहलाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप काम करेगी। उसके बाद ये माना जाता है कि आप अबानी या अडानी या अंबानी होने चाहिए, बहुत पैसा आपके पास होना चाहिए, तभी आपका बिजनेस कहलाएगा या फिर एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा। ऐसा नहीं है। जितने पैसे हो उससे शुरुआत करिए, अच्छा बिजनेस शुरू करिए और मेहनत से करिए। तीसरा मिसकंसेप्शन, मिथ जिसे हम कहते हैं, वो है कि केवल वही आदमी जिसके पास एक बड़ा बिजनेस है वही एंटरप्रेन्योर कहलाता है। छोटा आदमी, मान लीजिए अगर आप एक वड़ा पाव की दुकान लगाते हैं तो आपको एंटरप्रेन्योर नहीं कहा जाएगा। ऐसा नहीं है, तब भी आपको कहा जाएगा। एक मिसकंसेप्शन ये है कि एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन या उद्यमी बनते नहीं है, ये पैदा होते। ऐसा नहीं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि भाई मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं, तो आप उसी समय शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पैदा हो इसमें। गोल सेटिंग इज अ वेरी एसेंशियल फैक्टर इन योर पर्सनल लाइफ। लिस्ट ऑल द स्मार्ट मेथड्स टू सेट द गोल्स। एक्सप्लेन ए इन ब्रीफ। चलिए, पहली चीज ये है कि स्मार्ट गोल क्या होते हैं। ये स्मार्ट जो है ये एक्रोनिम है और इसके एक एक जो इसमें कैरेक्टर है या कहें अक्षर है, उसकी मीनिंग है। एस से होता है स्पेसिफिक, एम से होता है मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रियलिस्टिक और टी से टाइम बाउंड। तो इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं और इसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, सारे के सारे मैंने यहां डिफाइन कर रखे हैं, एक एक करके बता देता हूं आपको। स्पेसिफिक का मतलब यह है कि आपको जो करना है, जो स्पेसिफिक काम करना है, उसी की बात की जाएगी। मेजरेबल का मतलब यह होता है कि आप मेजर कर सके कितने समय में क्या होगा। अचीवेबल का मतलब यह है कि आप ये मत ना बोले कि कल मैं जाऊंगा प्लूटो, परसों मैं जाऊंगा मार्स, और ऐसे करते करते फिर मैं मिल्की वे गैलेक्सी से होता आऊंगा। ये अचीवेबल है, ऐसा नहीं कि अनअचीवेबल है, लेकिन इतने आसानी से नहीं। तो वो जो रीजनेबल है, जिसके बारे में आप नॉर्मल बात कर सकते हैं, उसको उस ऐसे गोल्स रखिए। रियलिस्टिक का मतलब ये होता है कि जो रेलिवेंट है आपकी जिंदगी में और रियलिस्टिक हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई फैसिनेटिंग चीज
कोई ऐसी चीज आप कर रहे हैं कि भाई जो चीज पॉसिबल ही नहीं हो सकती। टाइमली मतलब आपको समय के अनुसार चलना पड़ेगा, आपका एक डेडलाइन होनी चाहिए कि ये मेरा पहला स्टेप है, फिर सेकंड स्टेप है और फिर मैं इसको अचीव करूंगा। तो इसमें से आप कोई भी एक बता सकते हैं, जैसे अचीवेबल को और थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं कि अपने गोल को, जो भी आपका काम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। और अगर आप इतना बड़ा गोल नहीं एक बार अचीव कर सकते तो छोटे छोटे कहेंगे कि छोटे छोटे ब्लॉक्स में इसको आगे बढ़िए, तो फाइनली आप जब यहां पहुंचेंगे तो आपने इतना कर ही लिया। What are the measures to increase the performance of a computer system? क्या मेजर है? तो पहली चीज इसमें मैं आपको बताऊं कि जो परफॉर्मेंस है कंप्यूटर का, इसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। पहली चीज तो ये है कि जो आपकी ड्राइव्स है, जो आपकी रैम है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें रैम आती है। प्रोसेसर तो आपका काम कर ही रहा है, और आप क्या क्या कंप्यूटर सिस्टम पे एक साथ काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि जहां जहां आपकी कोई टेम्पररी फाइल रखी है या इमेज है, जैसे आप इंटरनेट पे काम करते हैं तो कई सारी चीज ऐसी है जो आपके ना चाहते हुए रख दी जाती है, उसको हटाना पड़ता है, जिसे हम डिस्क क्लीनअप कहते हैं। डिस्क को क्लीन करना पड़ता है, इसके लिए डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर आता है जो अननेसेसरी फाइल है जिसका इस्तेमाल नहीं है उनको हटा देगा। और अगर आप रैम बढ़ाना चाहते हैं, रैम बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर आप 4 GB पे काम कर रहे हैं और आपका i7 प्रोसेसर है जो 2.3 GHz पे काम करता है, तो 4 GB से काम नहीं करेगा। आप कोई भी गेमिंग करेंगे या कोई भी ऐसा काम करेंगे, 2 एप्लीकेशन एक साथ चलेंगे, कोई एडिटिंग कर रहे होंगे, 4 GB पे नहीं चलेगा, मिनिमम 8 GB इसको चाहिए ही चाहिए रहा। तो ये सारे परफॉर्मेंस के इश्यूज है। और क्लीनिंग रखिए अपनी, ठंडे में रखिए, अपने कंप्यूटर सिस्टम को ठंडे में रहना चाहिए, इसको हीटिंग का बहुत अच्छा इंतजाम करिए, और डस्ट से दूर रखिए, डस्ट यानी कि धूल से। हाउ कैन एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? अब हुआ ये, मैं पहले इसका आंसर दिखा दूं फिर आपको समझाऊंगा। हुआ ये कि एक न्यूयॉर्क में एक समिट होती है और उसमें 2030 के गोल डिसाइड होते हैं, क्योंकि सबको पता है क्या चल रहा है, हम किस तरीके से पेड़ काट रहे हैं, प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है, सबको पता है। लेकिन यहां कुछ लोग बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई 2030 के गोल होंगे, और ये गोल उन्होंने 17 गोल्स बनाए, SDGs, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आज के रिसोर्सेज को हम ऐसा यूज करें कि आगे के हमारे जो बच्चे होंगे उनको भी ये रिसोर्सेज प्राप्त हो, है ना। लेकिन इन 17 में ये 1 या 2 गोल्स हैं ऐसे जो हम सस्टेनेबल की बात करते हैं। बाकी सारी चीजें जेंडर इक्वालिटी, यानी कि आदमी और औरत दोनों बराबर हो, लड़का लड़की को बराबर तरीके से ट्रीट किया जाए। तो होता यह है कि जब इतने लोग बैठे और हमने कहा चलो इन्होंने डिसाइड कर लिया, अब सरकार करेगी, हमें क्या करना, ऐसा नहीं। आप बीइंग अ सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, क्योंकि आपसे ही तो समाज बनता है, आपसे ही देश बनता है, आपसे ही विश्व बनता है, आप नहीं होंगे तो क्या होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम एज ए इंडिविजुअल हम खड़े हों, हम एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार सिटीजन नागरिक बने और हमारे एनवायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को हम बचाएं, अच्छी एजुकेशन ले, अच्छी एजुकेशन दे, कोई भी इनइक्वालिटी है, काले गोरे मुस्लिम हिंदू का ये भेद खत्म करके अपने समाज को हम आगे बढ़ाएं। हम बढ़ाएंगे तभी ये समाज आगे बढ़ेगा, और ऐसी तमाम समाज आगे बढ़ेंगे तभी देश विश्व आगे बढ़ेगा। अदरवाइज तो करिए लड़ाई झगड़ा और करते रहिए किसी से द्वेष। आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस इन 20-30 वर्ड्स। तो इसमें बात देखिए, थोड़े बड़े होते जाएंगे सवाल आगे चल के। डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इसको समझना, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि रिलेटिव क्या होता है। रिलेटिव का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप यहां हैं, ठीक है जी, और आप कहेंगे मैं इससे 2 फीट बड़ा हूं, तो आपकी हाइट तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि इनसे आप 2 फीट बड़े हैं। इसको हम कहते हैं रिलेटिव। क्या कहते हैं? उसके रिलेशन में ये है। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि मैं 7 फीट बड़ा हूं, मेरी 7 फीट हाइट है, और मैं यहां कहूं कि मैं 2 फीट इनसे ऊंचा हूं, तो ये 5 फीट के हुए। तो इसी को आप अब जरा हाइपरलिंक्स पे लाइए। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एड्रेस, बेसिकली ये एक कंटेंट ही होता है, एक लिखित कैरेक्टर का यूनिट ही होता है, लेकिन जब इसको क्लिक करते हैं तो ये आपको एक वेब पेज पे ले जाता है,
ये वेब पेज ओपन करेगा। तो ये हाइपरलिंक होता है, इसका मतलब ये है कि ऐसी लिंक जो हाइपर है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट या कहे, इस पे क्लिक करते ही आपको एक वेब पेज मिल जाएगा, नए टैब पे ओपन हो जाएगा, उसी टैब पे ओपन। तो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, एब्सोल्यूट क्योंकि आपने क्या दिया है, विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव। एब्सोल्यूट में आपने बताया ना कि ये 7 फीट का है। रिलेटिव हाइपरलिंक, क्योंकि ये रिलेटिव में क्या है कि ये इनके हिसाब से बताया गया है, अगर इनको हटा ही दिया जाए तो किससे 2 फीट ऊंचे है। तो रिलेटिव हाइपरलिंक जो होता है वो अगर आपने सोर्स और जो जिससे भी रिलेशन बताया हुआ है, रिलेटिव बताया हुआ है, उसको हटा देंगे तो ये भी हट जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इनको हटा दो तो किससे 2 फीट बड़े। मान लीजिए आपके पास 2 स्प्रेडशीट्स हैं, एक ही फोल्डर में, एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आपने क्या किया कि पूरा का पूरा फोल्डर एक नए लोकेशन पे डाल दिया, तो रिलेटिव हाइपरलिंक ब्रेक नहीं करेगा। यानी कि ये जो दोनों लड़के हैं, इनको आपने मान लीजिए ये अभी इंडिया में है, ये दोनों कनाडा चले गए, तो यहां पर ये पहला बंदा है, दूसरा बंदा है, तो ये अभी भी बोल सकता है कि मैं इससे 2 फीट ऊंचा हूं, सभी को दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये होता है कि रिलेटिव का किसी और से रिलेशन होता है, और आप ये बताते हैं कि ये पेज इससे रिलेटेड है, और उसमें आप पूरा पाथ देंगे कि ये, और एब्सोल्यूट में बिल्कुल एग्जैक्ट पाथ होगा, भाई यही चीज है और ये किसी से रिलेशन में नहीं। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट रैपिंग इन डॉक्यूमेंट। अच्छा एक बात बताइए, पहले मैं आंसर दिखा दूं। होता यह है कि मान लीजिए ये आप नोटपैड का डॉक्यूमेंट खोलते हैं या वर्ड का खोलते हैं और यहाँ टाइप करना शुरू करते हैं, टाइप किया, ये अब आगे बढ़ता चला गया, आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तब आप क्या करेंगे। आप तो चाहते हैं ना कि पहली लाइन यहां लिखी जाए तो दूसरी लाइन यहां से शुरू हो, फिर तीसरी लाइन यहां से शुरू हो। तो ये जो लंबी लाइन अगर आप नोटपैड में देखेंगे या नोटपैड प्लस प्लस में देखेंगे, तो आपको देखेंगे कि यहां पर आप लिखते हैं तो सीधा चलता चला जाता है। तो उसके लिए आप वर्ड रैप करते हैं। एक तो वर्ड रैप तो ये हो गया, इसका डेफिनेशन ये हो गया। अब यहां पर आप बात कर रहे हैं टेक्स्ट रैपिंग की। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब, मान लीजिए आपका एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसमें आपने एक ऐसी इमेज डाल दी, ये इमेज डाल दी, फोटो डाल दी। अब इसके पीछे तो कंटेंट लिखा है क्योंकि वर्ड की बात हो रही है। अब वो जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो कंटेंट है वो कैसा दिखाई देगा, इसके ऊपर दिखाई देगा, इसके पीछे दिखाई देगा, इसके आगे दिखाई देगा, या इसके साथ साथ जैसे आप यहां देख रहे हैं वैसे दिखाई देगा। तो इसी को हम टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब ये होता है जो भी ग्राफिक्स आप डालने वाले हैं, इमेजेस डालने वाले हैं, उसके आसपास टेक्स्ट या जो कंटेंट है ये कैसा दिखाई देगा। ये इसके आगे दिखाई देगा, पीछे दिखाई देगा, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, पीछे आगे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, कैसे दिखाई देगा, वो आपको टेक्स्ट रैपिंग से करना होता है। टेक्स्ट रैपिंग यहां से रैप टेक्स्ट से आएगा आपका। व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। देखिए मैक्रोज, अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हो थोड़ा बहुत, तो मैक्रोज क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स भी नहीं कहूंगा, फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन होता है, एक मैक्रो होता है, दोनों में अंतर होता है। मैक्रो बड़ा फास्ट चलता है और इसको आप हेडर फाइल में लिख सकते हैं और फटाफट ये रन करता है। फंक्शन में क्या होता है कि पहले कंट्रोल जाता है, फिर आउट, ये फंक्शन काम करता है, फिर कंट्रोल वापस आता है, तो थोड़ा टाइम लगता है, इसमें हर चीज करनी पड़ती है। मैक्रोज ऐसा होता है। अब जब हम स्प्रेडशीट की बात करें या माइक्रोसॉफ्ट के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है उसकी बात करें, स्प्रेडशीट, हम एक्सेल की बात करें, तो ये क्या करता है, ये मैक्रो है, ये आप क्या टाइम बचाता है। जब मैंने कहा ना मैक्रो का बेसिकली एक फंक्शन का काम करता है, अगर प्रोग्रामिंग में जाए तो एक ही काम को आपको बार बार कम करना होता है, तो प्रोग्रामिंग में हम फंक्शन यूज करते हैं या मैक्रो यूज करते हैं। यहां पर भी ये है कि अगर हम कोई चीज बार बार करना चाहते हैं, एक ही तरीके का काम, एक ही तरह की फॉर्मेटिंग, एक ही तरीके का फॉर्मूला बार बार लगाना चाहते हैं, तब क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, मैक्रो लिख दीजिए और बस उसको सिलेक्ट करिए उतना वहां से वहां तक, और मैक्रो को रन कर दीजिए, वो उस पर चल जाएगा। जैसे यहाँ 4 डेटा लिखे, उस पर मैक्रो आपने जो लिख दिया उस पर काम कर जाएगा। यहाँ के 4 है, उस पर भी ये मैक्रो चला दीजिए, वही काम कर जाएगा। अरे बार बार आपको वही चीज बार बार नहीं करनी पड़ेगी, एक मैक्रो लिख के रख दीजिए, मैक्रो बना दीजिए, ये होता है। अगर प्रोग्रामिंग वाले हैं तो समझ रहे होंगे फंक्शन मैक्रोस, राइट है। टू एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग तो आजकल का ट्रेंड है ना, कहते हैं ना मैंने ऑनलाइन मंगा लिया, मैं तो ऑनलाइन मंगाता हूं, मैं तो ऑनलाइन कर रहा हूं। तो ये ट्रेंड भी है, एक अच्छी बात भी है कि भाई चीजें इससे काफी फायदेमंद हो जाती है। एक तो आपको अच्छा रेट मिलता है। फायदे क्या है इसके, फायदा ये है कि आपके पास अलग अलग स्टोर्स हैं, जैसे अमेज़न पे जा सकते हैं आप,
फ्लिपकार्ट पे जा सकते हैं आप, ईबे पे जा सकते हैं आप, तमाम तरीके की वेबसाइट्स हैं जो आपको बेच रही है। अब ये बोलेगा कि मैं 200 रुपए में बेचता हूँ, ये कहेंगे मैं 400 में बेचता हूँ, ये कहते हैं मैं 201 में बेचता हूँ। एक आ गया हमारी स्नैपडील आ गया, वो कहता है मैं 199 में बेचता हूँ, तो 1 रुपए तो यहाँ भी बच रहा है। तो ये जो काम हो रहा है ना, ये बेसिकली इट्स क्लिक ऑफ द बटन। आप अपना प्रोडक्ट लेते हैं, देखते हैं, और अगर मान लीजिए आपके लोकल मार्केट में कोई चीज नहीं है, आपको स्पेसिफिक चीज चाहिए, मान लीजिए मुझे गुच्ची की बेल्ट चाहिए और गुच्ची का मेरे पास शोरूम ही नहीं है, ऑनलाइन मंगा लीजिए। आपको किसी स्टोर में नहीं जाना, कोई कहीं आपको कोरोना नहीं होगा, कहीं कुछ पेट्रोल नहीं खर्च करना, बस अपना घर पे मंगा लीजिए। आपको डिलीवरी भी फ्री देते हैं लोग। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की, अब इसकी चर्चा हम करने वाले अगली बार, अगले के डिस्कशन में। तब तक के शुक्रिया, मेहरबानी।